Assalamu alaikum and welcome to the Continence Care Desk. आज हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे और जिसके लिए हमारा मेजर टॉपिक आज का ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एक ओवर एक्टिव ब्रीडर के पेशेंट की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से क्या हम ओवर एक्टिव के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमें एक्सपर्ट पैनल ने ज्वाइन किया है, जिसमें हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑफ यूरोलॉजी इन अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसके साथ वुमेन इनसाइट्स के ऊपर लाइट डालने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सना ने, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं इन फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज। किसी डॉक्टर सना, मेनोपॉज ख़वातीन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। आप बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं कि मेनोपॉज के अंदर वुमेन के अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं और पोस्ट मेनोपॉज किस तरह ओवर एक्टिव ब्रीडर के साथ लिंक्ड है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में लेके आए हैं, क्योंकि हमारी अक्सर ख़वातीन जो हैं इस टॉपिक पे ओपनली डिस्कस नहीं कर पाती हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और डॉक्टर से रिजू नहीं कर पाती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हमारा एज रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो मैं मीनोपॉज को डिस्कस करना चाहूँगी कि मीनोपॉज होता क्या है। मीनोपॉज का मतलब है कि जब हम एक औरत का पीरियड्स का मुकम्मल तौर पर परमानेंटली तौर पर ख़त्म हो जाना, और ये एज होती है 45 से 55 ईयर्स के दरमियान। इसमें होता ये है कि हमारी जो ओवरीज़ हैं वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन स्क्रीट करती हैं, जो कि हम ईस्ट्रोजन हार्मोन जिसे कहते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन, जब ओवरीज़ का फंक्शन कम हो जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ईस्ट्रोजन का फंक्शन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो पीरियड्स को रेगुलेट करता है और हमारी रिप्रोडक्शन में काम आता है। ईस्ट्रोजन जो है हमारी वजाइना, यूरेथ्रा, ब्लैडर और पेल्विक टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। जब ओवरीज़ का फंक्शन डिक्लाइन कर जाएगा, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये जो सब टिश्यूज़ हैं इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, टोन डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लैडर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि यूरिन का बार बार आना, लीक हो जाना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको पहले बताया। तो हमारी ख़वातीन समझती हैं कि इस इशू को हम एड्रेस नहीं कर सकती, ये एज रिलेटेड है और इसका कोई सलूशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये जो सारे सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं ये एज रिलेटेड तो हैं ही हैं, लेकिन इसका जो मेन जो फैक्टर है जो औरत के लिहाज से है वो ये है कि इसके अंदर ईस्ट्रोजन की हार्मोन की, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल का, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके सो मैम, जैसे पोस्ट मेनोपॉज की हम अभी बात कर रहे थे, सो आई वांट टू नो कि लोकल थेरेपीज़, लोकल वजाइनल थेरेपीज़ जो अवेलेबल है मार्केट में और एस्ट्रोजन थेरेपीज़ जो हैं पोस्ट मेनोपॉज वुमेन के अंदर, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उनको फेस करना पड़ता है, तो लोकल थेरेपीज़ और एस्ट्रोजन थेरेपीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह के केस में। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ब्लैडर का मसला नहीं है, सिर्फ मसाने का मसला नहीं है, ये टिश्यू हेल्थ का मसला है। तो इस मसले को एड्रेस करने के लिए हमारे पास ईस्ट्रोजन थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जो लोकल ईस्ट्रोजन थेरेपी भी है और हमारे पास खुराक के ज़रिए जो मुंह से ली जा सकती है वो भी थेरेपी अवेलेबल है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो सिस्टेमिक HRT है, जिसको हम कहते हैं कि हम मुँह से ले सकें, वो हम इतना रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जो लोकली अप्लाई करने के लिए ईस्ट्रोजन जो है, जो जिसमें हम क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, रिंग फॉर्म्स हैं और टैबलेट्स हैं जिनको हम लोकली रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करती हैं क्योंकि वो लोकली एक्ट करती हैं, टिश्यू को हील करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। इन अदर वर्ड्स ब्लैडर का कंट्रोल जो है दोबारा से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। लोकल ईस्ट्रोजन थेरेपी में ये है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम जो कि बार बार आना, यूरिन का, औरत को बार बार रात को उठ के वॉशरूम जाना, वो तो कदरे हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें यूरिन का छींकते हुए यूरिन का निकल जाना, कफिंग करते हुए निकल जाना और या ज़ोर से हंसते हुए यूरिन का लीक हो जाना, इसमें कम्प्लीटली क्योर इस लोकल ईस्ट्रोजन थेरेपी का नहीं है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन थेरेपी को हम यूज़ करें, टिश्यू की हेल्थ को बेटर कर दें, तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो हैं, जो हम रिकमेंड करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर ये इस बात को इस तरह समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ईस्ट्रोजन जो है ये एक मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करता है, अगर आप ब्लैडर सिम्टम्स को ट्रीट भी कर लें सारे तरीके से, लेकिन अगर आप एक टिश्यू को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो ऊपर की ट्रीटमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जब तक कि आप इस ईस्ट्रोजन थेरेपी को साइड बाय साइड लेकर नहीं चलते हैं। ओके सो डॉक्टर सुहेल, अब तक इस सीरीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है,
किस तरह इसके सिम्टम्स एक पेशेंट की डेली लाइफ और डेली रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, और ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से पेशेंट अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। सो कंक्लूड करने के लिए मेरा आपसे मेजर क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी एडवांस थेरेपीज़ हैं जिनकी तरफ हम जा रहे हैं या इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकती हैं, जिससे अगर करंट थेरेपीज से पेशेंट्स नहीं आराम ले पाते तो ओवर एक्टिव ब्लेडर के जो सिम्टम्स हैं वो उन एडवांस थेरेपीज से भी कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे न्यू ड्रग्स अब इवॉल्व हो गई हैं, मार्केट में आ गई हैं। जो प्रीवियस ड्रग थी उनकी एफिकेसी तो बहुत अच्छी थी, पेशेंट को रिस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिनका मेजर साइड इफ़ेक्ट कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ भी एक कॉज है ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स। अब जो न्यू ड्रग्स आ गई हैं, जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं, उनमें ये वाला साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत मिनिमम है। सेकेंडली, जब कोई भी पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर चुका होता है, प्रीवियस ट्रीटमेंट ले चुका होता है, फिर भी उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, उसमें फिर कुछ एडवांस प्रोसीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, उससे पहले लेकिन हमें सारा उसको वर्कअप करना पड़ता है, उसके यूरोडायनामिक स्टडीज़ करवाते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है। अगर तो नर्व के लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है कि जहाँ से हमारे सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं पीछे से, तो उसके लिए सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन की टेक्निक्स आ गई हैं। या अगर ब्लैडर कैपेसिटी शॉर्ट है तो हम उसमें बोटॉक्स इंजेक्शंस का यूज़ बहुत कॉमन है आजकल। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वी हैव टू इंक्रीज द ब्लैडर कैपेसिटी। उसके लिए फिर डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें शॉर्ट कैपेसिटी ब्लैडर को हम उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं ताकि कोई भी पेशेंट जिसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, उसकी ब्लैडर कैपेसिटी इतनी हो कि वो एक एडिक्वेट टाइम कंफर्टेबली विदाउट गोइंग टू द वॉशरूम वो गुजार सकें। तो ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जो हम इन द एंड यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मेन फोकस हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल थेरेपी पे होता है। बल्कि अबव ऑल दीज थिंग्स, अगर हम लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से अपना मॉडिफाई करेंगे तो हमें मेडिसिन की एक तो ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरा, जितनी भी मेडिसिन अब तक इवॉल्व हुई हैं इस सारे ट्रीटमेंट के लिए, उनसे अगर आपने एक दफ़ा ट्रीटमेंट शुरू कर लिया और आपको रिस्पॉन्स आ गया है, उनको मेडिसिन को एक स्टेज पे छोड़ना भी है हमने। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे तो जैसे ही आप मेडिसिन विड्रॉ करेंगे आपको सिम्टम्स दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। तो मैसेज सबके लिए यही है कि आपने मेडिसिन तो लेनी है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, लेकिन आपने प्राइमरीली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है ताकि आपको इन मसाइल से आपकी जान छूट जाए। और उसके अलावा अगर रूटीन में अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूस ये प्रॉब्लम नहीं है और ऑफ एंड ऑन इस तरह के इश्यूज आते हैं, इसमें आपका एंजाइटी का फैक्टर बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं तो ड्यू टू स्ट्रेस और एंजाइटी बार बार दे हैव टू गो टू द वॉशरूम। एंजाइटी में ये एक रूटीन मैटर है, उसमें आना है। अगर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, आपका कोल्ड का एक्सपोजर है, उसमें भी बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए फिर आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है, और जैसे ये सिचुएशन गुजरेगी आपके एंजाइटी का वाला फैक्टर दूर हो जाएगा, या आप कोल्ड से वार्म वेदर में आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो हर जो अलामत है, हर जो बीमारी है, इसका इलाज मेडिसिन नहीं है। आपने इसको पहले बीमारी को अपनी को समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, देन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। वो फिर प्रॉपर इसको एवेल्यूएट करेगा कि किस वजह से आपका मसला इन सब चीज़ों के बावजूद हल नहीं हो रहा। सर, एट द एंड हम अपनी सीरीज़ को कंक्लूड करने की तरफ चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को वो मैसेज दें, एक फ़ाइनल मैसेज, कि वो बगैर किसी शर्म के अपनी डॉक्टर की तरफ रुजू कर सकें और अपने सिम्टम्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की तरफ जा सकें। देखें, ये एक आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये एक ऐसे प्रॉब्लम है, यूरिन के प्रॉब्लम्स आमतौर पे हम लोग डिस्कस नहीं करते। इवन फीमेल्स भी आपस में डिस्कस करते हुए हेजिटेट करती हैं, क्योंकि ये एक सोशो साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है। आप किसी भी गैदरिंग में बैठे हैं, बार बार आपको उठ के यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, तो पीपल नोटिस यू। तो एक तो लाइफस्टाइल इससे मुतासर होता है, दूसरा आप डिस्कस नहीं करते। तो आपके प्लेटफॉर्म ने एटलीस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, आपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट जो हैं उनको इकट्ठा करके एक समराइज किस्म का उनको अवेयरनेस प्रोग्राम पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फ्यूचर में इसी तरह की हम अपने पेशेंट से या अपनी पब्लिक से ओपिनियन लेना चाहेंगे, और कौन कौन से वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको वो चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से दोबारा एलेबोरेट करें और आपकी अवेयरनेस के लिए हम आपको गाइड करें। क्योंकि हमारे क्लिनिक्स पे जब पेशेंट आएगा वो एक पेशेंट होगा, लेकिन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वी कैन एड्रेस नंबर ऑफ पर्सन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड।
तो आप हमें सजेस्ट करें। और हमारा जो इसके अलावा जो मेन इशू जो बहुत कॉमन इशू है जिसको हम एड्रेस करना चाहेंगे इन फ्यूचर, वो मेल इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस ऑफ मेल हैं। तो वो हम आने वाले फ्यू सीरीज़ में हम सजेस्ट करेंगे कि इस तरह का भी हम एक कोई प्रोग्राम लॉन्च करें ताकि वो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो। ओके, सो व्यूअर्स, आई होप इन सीरीज़ ने आपको हेल्प किया होगा ये जानने के लिए कि ओवर एक्टिव ब्लीडर क्या है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बढ़ती उम्र के साथ हमें फोकस में रखने चाहिए, जिनकी वजह से हमें ये पता चले कि क्या हमें ओवर एक्टिव ब्लीडर है या कोई ऐसा यूरिनरी सिम्टम है जिसकी वजह से हमारी लाइफ और डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और कब हमें अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करने की कोई ज़रूरत है। इस सीरीज़ में हमने डिस्कस किया कि मेडिकेशन थेरेपीज़ रिलेटेड टू ओवर एक्टिव ब्लीडर कौन सी हैं जो कि पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं, एडवांस थेरेपीज़ कौन सी हैं जिसकी तरफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मूव कर रही है जो कि ओवर एक्टिव ब्लीडर को बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। ओके, सो इन कंक्लूजन, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने भी कहा कि अपने सिम्टम्स को फोकस में रखें ताकि आप सफ़र ना करें अपनी लाइफ के अंदर, और जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर की तरफ रुजू करें। ये कोई शर्म की बात नहीं है कि बढ़ती उम्र के साथ या एज के किसी भी हिस्से के अंदर आपको यूरिनेशन का प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। बेहतर है कि बर्दाश्त करने की बजाय आप टाइमली अपने डॉक्टर की तरफ रेफ़र करें ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें।